नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? क्या आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और रेशो सुनकर कंफ्यूजन होता है? चिंता मत करिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें और एनालाइज करें, ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और एक अच्छे मालिक को अपनी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जानना जरूरी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा है, उसका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है और कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यह सब जानने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हाँ, रेशोज की मदद से आप इनका एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब डिटेल में समझते हैं। आप यह इन्फॉर्मेशन कहां से निकाल सकते हैं? कंपनी की वेबसाइट से। हर लिस्टेड कंपनियां अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं अपनी वेबसाइट पर। नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट पर, जैसे एनएससी और बीएससी। नंबर 3 फाइनेंशियल ऐप और वेबसाइट पर, जैसे मनी कंट्रोल, स्कैनर और टिकट ऐप। यह सोर्सेज ट्रस्टेड हैं और रिलायबल हैं। अब जानते हैं इन स्टेटमेंट को पढ़ने का सही तरीका। बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। चलिए अब एग्जांपल के लिए एक एबीसी बैंक का सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट लेते हैं, जिसके असेट्स हैं 1500 करोड़ के, जिसमें इंक्लूड है कैश 400 करोड़, लोन 900 करोड़ और प्रॉपर्टी 200 करोड़। और लायबिलिटीज हैं टोटल 700 करोड़ की, जिसमें इंक्लूड है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 300 करोड़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 400 करोड़ एंड इक्विटी है 800 करोड़। अब हमें इसमें क्या क्या की पॉइंट्स चेक करने हैं। क्या असेट लायबिलिटी से ज्यादा है? क्या इक्विटी स्टेबल है? क्या कंपनी के पास अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए इनफ असेट्स हैं? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज की, जो आपके एनालिसिस को आसान बनाएंगे। इन रेशोज के लिए डेटा बैलेंस शीट से आता है, जैसे कि करंट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल के लिए 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 300 करोड़ इज इक्वल टू 2। यह क्यों जरूरी है? यह लिक्विडिटी को दिखाता है। रेशो 1 से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2 डेट टू इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। एग्जांपल के लिए 400 करोड़ डिवाइडेड बाय 800 करोड़ इज इक्वल टू 0.5। यह क्यों जरूरी है? कम रेशो बेहतर है, क्योंकि यह कम रिस्क को दिखाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी ने कितना रिवेन्यू कमाया और कितना खर्च किया। इसमें मेनली 3 सेक्शन होते हैं, रिवेन्यू, नंबर 2 एक्सपेंसेस, इसमें इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नंबर 3 नेट प्रॉफिट। अब हमें इसमें कौन कौन से बातें जो हैं ध्यान में रखनी होती है। नंबर 1 रिवेन्यू हर साल बढ़ रहा है या नहीं। नंबर 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में है या नहीं। कंपनी जितना प्रॉफिटेबल होगी उतना इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एबीसी बैंक का, जिसका रिवेन्यू है 2500 करोड़ और उसके एक्सपेंसेस हैं 2100 करोड़, जिसमें इंक्लूड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट हुआ 400 करोड़। अब बात करते हैं 3 मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल रेशोज की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो हमें बताता है कि कंपनी अपने रिवेन्यू में से डायरेक्ट खर्चे यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचा रही है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रिवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारे केस में इसका आंसर आया 40%। मतलब कंपनी अपने हर महीने 100 रुपए की सेल में 40 रुपए डायरेक्ट खर्च निकालने के बाद बचा रही है। जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, उसका मतलब कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो हमें बताता है कि कंपनी अपने टोटल रिवेन्यू में से सारे खर्चे निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचा रही है। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे केस में इसका आंसर आया 16%। मतलब कंपनी 100 रुपए की सेल पर 16 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है। जितना नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, उसका मतलब कंपनी अपने खर्चे एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। इसे हमें अपने कॉम्पिटिटर और इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कंपेयर करना चाहिए।
अब बात करते हैं तीसरे रेशो की, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे से कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट कमाया। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100। हमारे केस में इसका आंसर आया 50%, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे से 50% का रिटर्न जनरेट किया। जितना रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो ज़्यादा होता है, उसका मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर के पैसे हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। इसे हमें इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन से आने वाला कैश, जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे आने वाला कैश। नंबर 2 इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, इसका मतलब है असेट्स खरीदने और बेचने से आने वाला कैश। नंबर 3 फाइनेंशियल कैश फ्लो, यानी कि लोन, डिविडेंड और इक्विटी रिलेटेड कैश। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे केस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो हुआ 600 करोड़, यानी कि कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से 600 करोड़ कैश कमाए हैं। नंबर 2 इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आ रहा है -300 करोड़, यानी कि कंपनी ने 300 करोड़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्च किए हैं। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो आ रहा है 100 करोड़, यानी कि कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 100 करोड़ रुपीस कमाए हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव और कंसिस्टेंट होना चाहिए। यह कंपनी की लिक्विडिटी का एक अच्छा इंडिकेटर है। अब बात करते हैं कैश फ्लो से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट रेशोज की। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो की। ये रेशो बताता है कि कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटीज़ यानी शॉर्ट टर्म डेट को चुकाने के लिए कितना कैश फ्लो अवेलेबल है। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमारे केस में इसका आंसर आ रहा है 2.0। ये इसका मतलब कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए डबल कैश फ्लो अवेलेबल है। हायर रेशो यानी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और उसकी लिक्विडिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ये रेशो 1 से कम हो तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की। फ्री कैश फ्लो यह बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बड़े इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद कितना पैसा बचा रही है। इसका फॉर्मूला होता है फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे केस में इसका आंसर आ रहा है 300 करोड़। ये 300 करोड़ उस पैसे को दिखाता है जो कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ, डेट रीपेमेंट या डिविडेंड के लिए यूज़ करेगी। हायर फ्री कैश फ्लो दिखाता है कि कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली हेल्दी है और उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है। नेगेटिव फ्री कैश फ्लो का मतलब हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है और उसमें कैश का जनरेशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशोज की जो हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की। प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें बताता है कि एक स्टॉक का प्राइस उसके अर्निंग के मुकाबले कितना ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला होता है PE रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए स्टॉक का मार्केट प्राइस 500 है और उसकी अर्निंग 50 है, तो इसका PE रेशो आया 500 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर इस स्टॉक में 1 रुपये की अर्निंग के लिए 10 रुपये देने को तैयार है। लोअर PE का मतलब हो सकता है स्टॉक अंडर वैल्यूएशन यानी सस्ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा हो। हायर PE का मतलब ग्रोथ और पोटेंशियल भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशो की। ये रेशो बताता है कि स्टॉक की कीमत उसकी बुक वैल्यू यानी असेट माइनस लायबिलिटी के मुकाबले कैसी है। PB रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मार्केट प्राइस पर शेयर 500 है और कंपनी का बुक वैल्यू 250 है, तो PB रेशो आया 500 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू 2। PB रेशो 1 से कम हो तो इसका मतलब हो सकता है स्टॉक अंडर वैल्यूएशन यानी सस्ता है। हायर PB का मतलब ग्रोथ भी हो सकता है, जिससे मार्केट को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। आइए अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि स्टॉक के प्राइस के मुकाबले उसका कितना रिटर्न सिर्फ डिविडेंड के रूप में मिलता है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। एग्जांपल के लिए एनुअल डिविडेंड पर शेयर 20 है और उसका शेयर प्राइस 500 है, तो डिविडेंड यील्ड हुआ 4%। हायर डिविडेंड का मतलब है कि स्टॉक अच्छा रेगुलर इनकम दे रहा है, लेकिन सिर्फ हाई यील्ड को देखना सही नहीं है, आपको ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी को भी देखना चाहिए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशोज़ के साथ साथ इन बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। कंपनी की मैनेजमेंट और उनकी फाइनेंशियल गोल को समझें। कंपनी के प्रोडक्ट और इंडस्ट्री में उनके पोजीशन को एनालाइज करें। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन करें। पीयर कंपनीज यानी कि कॉम्पिटिटर के साथ रेशोज़ का कंपैरिजन करें। मार्केट ट्रेंड और माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स का भी ध्यान रखें। हमेशा याद रखें, केवल नंबर देखना काफ़ी नहीं है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी डिटेल गाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशोज़ को समझने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।